चीनी युद्धपोत के लिए छिपने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। पीएलए ने अगर ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका नरक का रास्ता खोल देगा। ये कौन सा प्लान है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और भारत इंजन के लिए अब साथ आते हुए दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने का प्लान बनाया है, लेकिन अमेरिकी नौसेना एक ऐसे प्लान पर काम कर रही है जो चीनी युद्धपोतों के लिए नरक का रास्ता खोल देगा। अमेरिकी नौसेना की स्ट्रेटजी ताइवान को चीनी कहर से बचाना है। अमेरिकी नौसेना के कैप्टन एलेक्स कैंपबेल ने खुलासा किया है कि रिप्लिकेटर इनिशिएटिव का पहला चरण इस साल अगस्त तक शुरू हो जाएगा, जो चीनी नेवी के लिए नरक जैसा होगा। कैलिफोर्निया में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट सम्मेलन में बोलते हुए कैप्टन कैंपबेल ने अपने प्लान के बारे में पहली बार दुनिया को बताया। उन्होंने कहा कि रिप्लिकेटर इनिशिएटिव के तहत अगस्त 2025 तक युद्धक विमानों को कई हजार ऑल डोमेन एडिट्रेबल ऑटोनोमस सिस्टम उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है, जिसे अमेरिका की उप पूर्व रक्षा सचिव कैथलीन हिक्स ने नवंबर 2024 में तय किया था। आपको बता दें, एडिट्रेबल शब्द के मायने अमेरिका के लिए ऐसे हथियारों को विकसित करना है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जिसके रख रखाव में काफी कम खर्च आए। अमेरिकी सेना के लिए हेलस्केप और रेप्लिकेटर प्लान एक दूसरे से काफी संबंधित है। रेप्लिकेटर परियोजना का पहला चरण पानी के सतह और उप सतह पर ड्रोन और घूमने वाले हथियारों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि नरक का दृश्य बनाया जा सके और ताइवान पर चीनी आक्रमण को नाकाम किया जा सके। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में समुद्री और हवाई सिस्टम को सॉफ्टवेयर के साथ अटैच किया गया है, जिसका मकसद दुश्मनों को रोकना और हमला करना होगा। इस प्लान के तहत अमेरिका पानी के अंदर एक साथ हजारों सस्ते ड्रोनों को छोड़ेगा, जिनका काम चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को डुबोना होगा। अमेरिकी अधिकारी कैंपबेल ने प्लान का खुलासा करते हुए कहा कि यह कोई साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका मकसद उत्पादन को बढ़ाना है और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के समर्थन में सिस्टम की फील्ड में लाना है। यूएस रिप्लिकेटर इनिशिएटिव का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कमर्शियल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर हजारों एडिट्रेबल ऑटोनोमस सिस्टम को तेजी से स्केल और फील्ड करना है। पिछले साल अगस्त में रेप्लिकेटर प्रोग्राम के पहले चरण के तहत अमेरिकी सेना ने एरोविरोमेंट के स्विच ब्लेड 600 लोटरिंग म्यूनिशंस को खरीदने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर जारी किए थे। इस प्रोग्राम के तहत दुश्मनों के टैंक को नष्ट करने वाला ड्रोन आक्रमण को तैयार करना था। ये प्रोग्राम यूक्रेन युद्ध में काफी कामयाब रहा है। इसके बाद उसी साल नवंबर में परफॉर्मेंस ड्रोन वर्क्स KC-100 और एंडुरियल इंडस्ट्रियल के घोस्ट एक्स रिप्लिकेटर पहल के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में चुना गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान बार बार जोर देकर कहा था कि वे आक्रमण की स्थिति में ताइवान की सैन्य सहायता करेंगे। हालांकि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ताइवान को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि दूसरी तरफ पेंटागन चीन के साथ संभावित टकराव की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ताइवान नीति चीन के मुताबिक हो सकती है। वो ताइवान की वजह से चीन से पंगा लेने की शायद ही कोशिश करेंगे। हेलस्केप स्ट्रेटजी का फोकस बेहद साफ है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एक दुर्जय ड्रोन फोर्स का सामना करना पड़ेगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चीनी फोर्स के लिए ड्रोन से मुकाबला करना काफी मुश्किल भरा होगा। इसके युद्धपोतों के लिए वापसी का रास्ता नहीं होगा। अमेरिका ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि अमेरिकी युद्धपोत छिप नहीं पाएंगे और ड्रोन की चपेट में आकर चाइना के युद्धपोत बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के पूर्व कमांडर एडमिरल सैमुअल पपारो ने वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में समझाते हुए कहा कि इस प्लान के तहत जैसे ही चीनी सेना के युद्धपोत ताइवान की तरफ कूच करेंगे, ठीक वैसे ही अमेरिकी ड्रोन उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे। चीन और ताइवान के बीच 100 समुद्री मील है और इस दौरान हजारों अमेरिकी मानव रहित पनडुब्बियां, मानव रहित सतह के जहाजों और हवाई ड्रोन उन्हें घेर लेंगे। इससे चीनी सेना के लिए अपने युद्धपोतों
को बचाना करीब करीब दुर्लभ हो जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि झुंड बनाकर आए सस्ते अंडर वाटर ड्रोन चीनी पनडुब्बियों के लिए छिपना और बचना काफी मुश्किल कर सकते हैं। अमेरिका अपने युद्धपोतों, पनडुब्बियों या फिर विशालकाय मदरशिप ड्रोन से ऐसे हजारों ड्रोन को एक ही बार में लॉन्च कर सकता है। हजारों की तादाद में ये ड्रोन 100 मील की समुद्री दूरी को पूरी तरह से पाट सकते हैं और ऑपरेशन के मुताबिक मूवमेंट कर सकते हैं। इससे अमेरिकी सेना को सर्विलांस के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि हजारों की संख्या में आए ये झुंड ड्रोन किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं और किसी भी युद्धपोत को डुबोने की ताकत रखते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में साझेदारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसी क्रम में आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांस और भारत एआई के सेक्टर में साथ आ रहे हैं, पर एक बड़ा मुद्दा है जो अभी भी अटका पड़ा है और वो मुद्दा है इंजन का मुद्दा कि भारत यहाँ पर इंजन के लिए किस तरीके से साथ आ सकता है। इंजन के अलावे देखा जा रहा है अब दवाइयों के मामले में भी फ्रांस और भारत दोनों ही साथ आते जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल को, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि वैश्विक दवा उद्योग में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में फ्रांसीसी दवाओं का एक बड़ा हिस्सा अब आंशिक रूप से या पूरी तरीके से भारत में प्रोडक्शन किया जाएगा। इस प्रवृत्ति ने भारत को दुनिया की प्रमुख प्रयोगशाला के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसमें फ्रांस दवाओं, विशेष रूप से सक्रिय अवयवों के उत्पादन के लिए तेजी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। देश दुनिया भर में जेनरिक दवाओं के अग्रणी उत्पादक का खिताब भी रखता है। हाल ही में एक जांच में पश्चिमी भारत में एक दवा कारखाने ने फ्रांसीसी टीवी चैनल फाइनेंसो के पत्रकारों को प्रवेश दिया। टीम दुनिया की नई फार्मेसी के रूप में भारत के उभरने के पीछे कारणों के उजागर करने के मिशन पर थी। उजागर किए गए प्राथमिक कारकों में से एक भारत में श्रम की सामर्थ्य है। यूरोपीय मानकों की तुलना में मजदूरी काफी कम है। इस कारखाने में श्रमिकों को 46 घंटे के कार्य सप्ताह के लिए 280 यूरो मासिक मिलते हैं। कारखाने के मालिक ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हमारा कारखाना फ्रांस या दुनिया के किसी अन्य स्थान में होता तो पूरी दुनिया के लिए इतनी सस्ती जेनरिक दवाएं नहीं बना पाते हम। ये बात भी कही गई। ये कारखाना अपने उत्पादन का 80% निर्यात करता है, जिसमें हृदय रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दवा एमियोडेरोन भी शामिल है। फ्रांस इस जेनरिक दवा का आयात करता है क्योंकि मूल पेटेंट समाप्त हो चुका है। जेनरिक संस्करण की कीमत ब्रांडेड दवाओं के 10 यूरो की तुलना में प्रति बॉक्स 7 यूरो है। अन्य दवाओं के लिए मूल्य असमानता और भी अधिक स्पष्ट है, जो कंपनी के 30% वार्षिक कारोबार वृद्धि में योगदान देती है। भारतीय दवा कंपनियां आमतौर पर अपने उत्पादों को मूल ब्रांडों की तुलना में 80% कम कीमत पर पेश करती हैं, जिसका श्रेय बड़े पैमाने पर उत्पादन को जाता है, जो लागत में कमी की अनुमति देता है। 1970 के दशक में राजनीतिक समर्थन भी एक आधारशिला रही है। अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ धीरे धीरे भारत इस जगह एक मजबूत कड़ी बनता जा रहा है। भारत को सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंजन मामले में भी एक बड़ी मदद मिल रही है। साफरन ने अब भारत को 110 किलो न्यूटन का इंजन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाकर देने की बात कही है, जो भारत के एमका प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत के राफेल प्रोजेक्ट में भी बड़ी मदद करेगा। हालांकि इस चीज को लेकर अभी आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, पर कहा जा रहा है कि सैफरन का जो ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल एमका और राफेल दोनों की कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। भारत भविष्य में अगर राफेल को यहीं पर बनाता है तो ये चीज भारत को काफी मदद मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और फ्रांस के बीच की नजदीकियां क्या बड़ा असर करेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।